अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अ, आज आप लोगों का डेटा कम्युनिकेशन का आपका जो सब्जेक्ट है उसका पहला लेक्चर है। एक्चुअली मैं पिछले वीक घर में थोड़ी-सी एक इमरजेंसी की वजह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाया। तो इस वीक में मैं आपकी तमाम क्लासेस लूँगा और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ही होंगी। मैं थोड़ा-सा अपना अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा दूँ। मेरा नाम फ़ख़र है और मैं इस फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैं 2009 से यहाँ पे इनके साथ मुंसलिक हूँ और एज़ लेक्चरर और मैं मॉर्निंग में था। मैं पहले मॉर्निंग में था और अब मैं इवनिंग में शिफ्ट हुआ हूँ। आपके सीनियर मुझे अच्छी तरह जानते होंगे। उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों का अब ज़ाहिर-सी बात है इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता। आपके सीनियर्स को मैं जानता हूँ और साथ-साथ आपके साथ इंटरेक्शन होती रहेगी। टाइम ज़ाया किए बिना हम डायरेक्ट कोर्स की तरफ जाते हैं। आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं इस कोर्स की आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन थोड़ी-सी शेयर करना चाहता हूँ। इस वक़्त आप लोगों के सामने मेरी कोर्स आउटलाइन आपको नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये चौथे सेमेस्टर में आपका किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड में जाने के लिए या उसको जानने के लिए बेसिकली नेटवर्क्स होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसका सबसे पहले एक बेसिक कोर्स है जिसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए कोई प्री रिक्विजिट कोर्स आप लोगों को नहीं चाहिए। बस आप ये तकरीबन ये एक थियोरेटिकल एक आपका सब्जेक्ट है जिसमें हम ज़्यादातर नेटवर्क्स के रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कोर्स आउटलाइन में ये आप लोगों के सामने एक 16 वीक्स की आप लोगों के सामने ये आप एक कोर्स लाइन आपको नज़र आ रही है जिसमें हम पर वीक के लिहाज से हम ये टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँगा, आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मैं ज़्यादातर आपके साथ लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको मैं एलएमएस पे उसका एक गूगल ड्राइव का एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरा आपके साथ कोई एक डायरेक्ट थ्रू ऑनलाइन कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लाज़िम आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर क्यूरीज़। अगर आप लोगों की क्यूरीज़ होती हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आप थ्रू ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग के ज़रिए भी आप लोग मेरे साथ इंटरैक्ट हो सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कर सकते हो। 16 वीक्स जिसमें हम तकरीबन इंशाल्लाह 32 लेक्चर्स को पूरा करेंगे। इससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि सिचुएशन इस वक़्त जो मुल्क जा रही है हो सकता है हमारे जो चैप्टर्स हैं वो सॉरी जो लेक्चर्स हैं उससे कम भी हों, पूरे भी हो सकते हैं। इन वीक्स में हम डिफरेंट मैं जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल वर्क है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जब 5वें सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको एक पूरा एक कोर्स होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। कंप्यूटर कम्युनिकेशन इन नेटवर्क्स का कोर्स होता है जिसका प्री रिक्विजिट कोर्स जो है वो डाटा कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों ने डाटा कम्युनिकेशन का कोर्स अच्छी तरह पढ़ा हो तो इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में कोई मुश्किलात नहीं होंगी। वो इसी का थोड़ा-सा ब्रीफ थोड़ा-सा एडवांस लेवल का कोर्स होता है जिसमें हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा-सा ब्रीफ करके जो आपको इस कोर्स आउटलाइन में नज़र आ रही हैं उनको हम देखते हैं। अ, अभी तक जो ग्रेडिंग की जो पॉलिसी है वो वही है जो हम पहले देख चुके हैं।
पिछले सेमेस्टर्स में, आप चौथे सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि 30 मार्क्स की आपके असाइनमेंट और क्विज़ेस होंगे। सॉरी 20 मार्क्स की 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म का पेपर होगा। वो कैसे होता है उसको हम बाद में छोड़ते हैं, क्योंकि वो पेपर आप लोगों का ऑनलाइन हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी खुल जाए, तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। और फाइनल जो आंसर होगा वो आपको 50 मार्क्स का होगा इंशाल्लाह। तो ये आपके मतलब टॉपिक्स हैं। ये आज सॉफ्टवेयर है, ये भी मैं आप लोगों के एलएमएस पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। आप हर एक स्टूडेंट अपने एलएमएस के अकाउंट में जाके इसको देख सकता है, इसको डाउनलोड कर सकता है। जाते हैं अपने डायरेक्ट अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ। अच्छा, टॉपिक के जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना भूल गया कि डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन की जो हम बुक फॉलो करेंगे, बुक ये जो नाम है वो आपका आप बेशक लिख सकते हो। इस बुक को भी मैं, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी मैं एलएमएस पे अटैच कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप आराम से वहाँ से जाके अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो। बुक का नाम है डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। और इसके जो ऑथर हैं जिन्होंने इसको लिखा है वो फेमस ऑथर हैं। उन्होंने बेशुमार मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की बुक्स पब्लिश की हुई हैं, और आसानी से इंटरनेट पे भी और उसकी हार्ड कापी मार्केट्स में अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज़ में भी इसकी हार्ड कॉपी लाइब्रेरी में मौजूद है। ऑथर का नाम विलियम स्टार्लिंग है। इसकी बुक आपने पहले भी पढ़ी होगी, हो सकता है इसमें से आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक आप शायद इन्हीं ऑथर की पढ़ रहे हो, और आगे भी जाके इन ऑथर की बुक्स को आप पढ़ोगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। तो अब इसका जो एडिशन है वो आजकल 11th एडिशन चल रहा है। आप लोगों की मर्जी, आप कम अज कम आठवें से नीचे ना हो, आठवां आप एडिशन को डाउनलोड कर सकते हो। अ, मेरे पास जो मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो आठवां ही चैप्टर है जो आप लोगों के साथ शेयर होगा। अ, अभी हम डायरेक्ट चलते हैं आप लोगों के आज के टॉपिक की तरफ, जो इस चैप्टर का, इस बुक का पहला चैप्टर है। जिस चैप्टर को हमने नाम दिया हुआ है ओवरव्यू के नाम से। ठीक है। इसमें जस्ट इस बुक में हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको जस्ट समझ लो कि एक छोटी छोटी सी इसमें एब्रीवेशंस हैं, सॉरी डिफिनेशंस हैं, जो हम इस बुक में कवर करेंगे। ठीक है। अ, मैं वो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम लोगों के सामने ये एक चैप्टर नंबर 1 जो सा है वो आप लोगों के सामने है। इसका नाम डाटा कम्युनिकेशन डेटा नेटवर्क इंटरनेट के नाम से, ऑथर के नाम के साथ आपको नजर भी आ रहा है, इसके साथ ऊपर ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है। अ, इस चैप्टर की जो शुरुआत करते हैं बेसिकली, अगर हम इस चैप्टर की पहली स्लाइड की अगर बात करते हैं
अम, हाँ, हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन में 2000 तकरीबन सॉरी 1970 से लेकर 1980 के इन दोनों इन इयर्स में बेसिकली पहले जो सा था ना, उस वक़्त कंप्यूटर साइंस और डाटा कम्युनिकेशन एक 2 अलग फील्ड्स समझी जाती थी। अम, डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली हम कहते हैं कि जब हम 2 डिवाइसेस के दरमियान में हम इंफॉर्मेशन या डाटा शेयर करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं। लेकिन शर्त है, इसके इसको कहते हैं कि इसके पीछे एक शर्त है कि जब भी हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ज़ाहिर-सी बात जब हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो डाटा कम्युनिकेशन 2 डिवाइसेस के दरमियान में डाटा कम्युनिकेशन का नाम कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक डाटा का एक्सचेंज हो रहा है, एक प्रॉपर एक मैनेज्ड एक एक्सचेंज हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान। तो हम इस कोर्स में हम ये चीज़ सीखेंगे कि बेसिकली हमारा जो से इंहिसार होगा, जो हमारा जो कंसर्न होगा, वो इन डिवाइसेस के दरमियान में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन-सा मीडियम यूज़ होता है, जिन मीडियम को यूज़ करते हुए हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान में डेटा शेयर कर सकते हैं। और डेटा जो है वो किसी शेप में भी हो सकता है, वो वॉइस की शेप में भी हो सकता है, वो टेक्स्ट की शेप में भी हो सकता है। पिछले ज़मानों में हम जब अ, एक कंप्यूटर की बात करते थे, तो कंप्यूटर में हम डेटा किसी शेप में भी हम जनरेट करते थे। तो वो एक कंप्यूटर साइंस की एक फ़ील्ड कहलाती थी। मतलब बेसिकली हम अगर हम उस वक़्त की बात करते हैं, तो अच्छा, तो हम अ, कंप्यूटर साइंस उस सिस्टम में वो सिस्टम कैसे बनता है, उस सिस्टम में सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर होता किस तरह है, हार्ड ड्राइव कैसे होती है, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, तो हम इस मीन कि हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। अब जब हमारे पास ज़रूरत आई कि हम मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान में डाटा शेयर करते हैं, वो शेयर किसी चीज़ किसी भी मीडियम को यूज़ करते हुए किया जा सकता है। तो उस वक़्त जब हम शेयरिंग की बात करते हैं 2 डिवाइसेज़ के दरमियान में या 2 से ज़्यादा डिवाइसेज़ के दरमियान में, 2 सिस्टम के मैं जब डिवाइस का नाम लूँगा, तो वो कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है जो डाटा को प्रोसेस कर सकता है। जब भी मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जब भी मैं शेयरिंग का नाम लूँगा, जब भी मैं सॉरी डिवाइसेज़ का नाम लूँगा, तो डिवाइसेज़ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डाटा को जनरेट कर सकें, डाटा को प्रोसेस कर सकें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ। तो जब मैं डाटा कम्युनिकेशन की बात करूँगा, तो इट्स मीन के डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप 2 सिस्टम्स के दरमियान में डाटा शेयर कर रहे हो। अगर मैं सिर्फ़ सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, तो वो है कंप्यूटर साइंस। अगर मैं 2 सिस्टम के दरमियान में डाटा शेयर करने की बात कर रहा हूँ, दैट्स मीन डाटा कम्युनिकेशन। तो पहले ये 2 चीज़ें अलग-अलग कंसिडर की जाती हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड्स, विद रिस्पेक्ट टू हमारी हमारी ज़रूरियात के मुताबिक इन चीज़ों को मर्ज कर दिया गया। ये कब हुआ? ये 70s से 80s के दौर में ये चीज़ें साथ-साथ होती गई। अब अ, हमें इस डाटा को कम्युनिकेट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अ, सबसे पहले जो ये चीज़ की ज़रूरत पड़ी गई, वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी ज़रूरत थी कि अगर फॉर सबसे पहले अगर हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि हमने डाटा शेयर किया, वो डाटा रॉ डाटा की सूरत में भी हो सकता है, वो कमांड्स भी की सूरत में भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस तरह इसकी ज़रूरत पड़ी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
मैं एक ऑफिस की बात करता हूँ। एक ऑफिस में मेरे पास 5 पीसीज़ हैं, 5 सिस्टम्स हैं, जो डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। अब वो डेटा जो-सा है, प्रोसेस करने के बाद हम चाहते हैं कि हम उस डेटा को एक हार्ड कॉपी में उसको हम शक्ल में उसको लेके आएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए हमें एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बजाय ये और एक इस प्रिंटर से पहले भी हम पहले चाहते हैं कि यार ये अगर फ़ॉर मेरे पास 5 सिस्टम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इन पाँचों के पाँचों सिस्टम्स के दरमियान इन सिस्टम के अंदर जो डेटा मौजूद है, बजाय ये कि हम एक यूएसबी स्टिक लें, एक फ्लॉपी ड्राइव लें जो हम पहले फ्लॉपी ड्राइव यूज़ करते थे, वो हम एक दूसरे के सिस्टम में जब भी कोई डेटा ज़रूरत हो हम उसको उसके अंदर पंच करते हुए, उसको पोर्ट करते हुए हम उसमें डेटा कॉपी करें और फिर दूसरे सिस्टम में जाके कॉपी पेस्ट करें। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि हम कोई लैन केबल को यूज़ करते हुए, एक मीडियम को यूज़ करते हुए, वो वाईफ़ाई भी हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है। ब्लूटूथ के ज़रिए अगर हम वाईफ़ाई की बात करते हैं, तो उसके ज़रिए हम इन डिवाइसेज़ के दरमियान में, इन सिस्टम्स के दरमियान में थ्रू केबलिंग, थ्रू वाईफ़ाई हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं। दैट इज़ अ डेटा कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक प्रिंटर की ज़रूरत है, के बजाय ये कि मैं इस पाँचों के पाँचों सिस्टम्स के साथ एक-एक प्रिंटर मैं अटैच करूँ, मैं क्यों ना इनकी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम एक केबल को यूज़ करते हुए, एक मीडियम को यूज़ करते हुए, एक वाईफ़ाई मीडियम को यूज़ करते हुए, हम इन सिस्टम्स के दरमियान में नेटवर्किंग यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। और जो सिस्टम कोई चीज़ प्रिंट करना चाहता है, तो हम एक प्रिंटर को यूज़ करते हुए इन तमाम सिस्टम्स के साथ इसका एक नेटवर्क बना देते हैं। इस नेटवर्क के अंदर हम स्कैनर को भी अटैच कर सकते हैं। इस नेटवर्क के अंदर हम फैक्स को भी अटैच कर सकते हैं। इस नेटवर्क के अंदर हम एक ज़ेरॉक्स यानी फ़ोटोकॉपी की एक मशीन को भी हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो हम ये क्या चीज़ हो रही है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हमें हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम हर एक सिस्टम के लिए हम एक अलग प्रिंटर, एक स्कैनर, एक फोटोकॉपी की मशीन परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ द नेटवर्क। हम नेटवर्क का यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक यूज़ कर रहे हैं जिसकी बेसिस पे हम डाटा किसी भी शेप में, टेक्स्ट की शेप में, वॉइस की शेप में, इमेज की शेप में, वीडियो की शेप में हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अ, डाटा कम्युनिकेशन की जो बेसिकली जो ज़रूरत थी वो ये थी, मतलब जो जिसकी बेसिस पे हमारा जो आस्ता-आस्ता ये काम ज़्यादा होता गया। तो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ ट्रेंड्स उस वक़्त यूज़ हुए। मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो चल रहे थे वो बेसिकली अ, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, वॉइस, इमेज और वीडियो। पहले अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको देखा होगा कि आप लोगों के घरों में या आपके बड़े भाइयों की या आपके अपने वालिदैन से वालिद से पूछो कि आपके घरों में सिर्फ़ एक केबल जो अभी भी इसी तरह आ रहा है कि एक एक पेयर ऑफ केबल आप लोगों के घर आता है, टेलीफ़ोन का, पीटीसीएल का या एनटीसी। जिन्होंने पीटीसीएल और एनटीसी के फ़ोन अपने घरों में लगाया हुआ है, लैंडलाइन। उस इस पेयर ऑफ केबल को यूज़ करते हुए सिर्फ़ आप वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते थे। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं उस वक़्त सिर्फ़ एक वॉइस यानी फ़ोन नंबर एक डायल कर सकते थे और अगले बंदे से हम बात कर सकते। उस वक़्त तो हमारा ऑपरेटिव सिस्टम होता था। हम ऑपरेटर को 0 पे डायल करके हम ऑपरेटर से बात करते थे। फिर ये फलाँ नंबर हमें मिला दो और वो नंबर हमारे लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स के लिए वो कनेक्ट होता था। हम 2 मिनट अपने रिश्तेदार की या कि जिसके साथ भी हमने बात करनी है लैंडलाइन के थ्रू हम बात कर सकते थे। उस वक़्त चीज़ें थी बड़ी महँगी, कॉस्टली थी। अब जो-जो ट्रैफ़िक बढ़ती गई, फिर हमारा ये हुआ कि हमने कहा कि यार इस तरह हमने ज्यों टाइम गुज़रता गया, हमने देखा कि एक सीएलआई का एक कमांड लाइन इंटरफ़ेस का एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई यूज़र्स को पीटीसीएल। उसमें ये देखिए आपको जो भी फ़ोन कर रहा है, आपको एक अलग डिवाइस दी जाती थी जिसको हम सीएलआई कहते हैं। उसमें आपके पास एक नंबर आता था। जो भी फ़ोन आपको करता था,
वो नंबर आप लोगों के सामने आता था। आप अगर किसी को फ़ोन करते थे तो उसके पास अगर सीएलआई की डिवाइस अगर होती तो उसको वो नंबर याद आता, उसको नंबर वो याद आता, नज़र आता था। अब क्या हो रहा है कि वॉइस के साथ आपका टेक्स्ट भी जा रहा है। फिर क्या हुआ कि आस्ते-आस्ते टाइम आता गया कि हम उन्हीं लैंडलाइन फ़ोन को यूज़ करते हुए हम किसी को एसएमएस भी कर सकते थे। एसएमएस जब मैं करता था उस वक़्त वो ₹5 का होता था, 1 एसएमएस। अब आप देख लो कि आप ₹5 में आप कितने एसएमएस कर, हो सकता है 2000, हो सकता है 1400 एसएमएस कर सकते हैं। आजकल हम एसएमएस उस तरह करते नहीं, हम क्या करते हैं, हम मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो नहीं ये ट्रेंड्स जो से हैं वो आपके जो ट्रेंड्स बेसिकली आपकी ट्रैफिक ग्रोथ पे मुश्तमिल है। आप देख लो आजकल आबादी कितनी है। विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी ग्रोथ, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और यूजर्स की जो ग्रोथ हुई है उसकी रिस्पेक्ट उसकी वजह से हमारी आस्ते-आस्ते चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। पहले वॉइस था, फिर टेक्स्ट आया, फिर इमेज आई, फिर वीडियो आया। और ये सारी चीज़ें आप देख लो कि आपके पास वही केबल आ रही है, वही पीसीआर की लाइन की एक हार्ड सी एक एक पेयर की केबल आपके पास, एक ब्लैक कलर की आपके घरों में आ रही है। उसी पेयर ऑफ केबल को यूज़ करते हुए आप वॉइस चैटिंग भी कर सकते हो, यानी लैंडलाइन से फ़ोन भी कर सकते हो, आप एसएमएस भी कर सकते हो, आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड भी यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा नॉट द लीस्ट आप स्मार्ट टीवी भी देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेट हो गए हैं, हमारा सिस्टम इंटीग्रेटेड हो गया है, एक ही पेयर ऑफ वायर को यूज़ करते हुए ये तमाम सहूलियात एक हाई डाटा रेट पे, एक हाई स्टेडी डाटा रेट पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास पहले जो सी सर्विसेज़ थी, उसमें हमारे पास सर्विसेज़ में सिर्फ़ हमारे पास वॉइस चैटिंग प्रोवाइड की जाती थी। वॉइस कॉलिंग हमारे पास प्रोवाइड की जाती थी। आस्ते-आस्ते जब इसमें डेवलपमेंट होती गई, हमारे पास न्यू सर्विसेज़ आती गई, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारे ट्रेंड्स चेंज होते गए। हमारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देखते हैं कि हमारे जो ट्रेंड्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे चेंज होते जा रहे हैं। आजकल हम सोशल मीडिया का दौर है, हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। पहले व्हाट्सएप पे हम सिर्फ़ एसएमएस करते थे, फिर टाइम से टाइम गुज़रता गया, हम वॉइस चैटिंग भी करते हैं, वॉइस कॉलिंग भी करते हैं, हम वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब हम ट्रेंड्स हमारे चेंज हो रहे हैं, हमारी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे पास जो पहले जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता था नेटवर्क्स का, जो हमारी उस वक़्त जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कुछ और थी। उस वक़्त हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी। उस वक़्त जो हमारा सिस्टम होता था, उसकी जो हार्ड ड्राइव अगर 64 एमबी की या 128 एमबी की जो हार्ड ड्राइव होती थी, वो एक-एक ट्राले पे एक-एक, समझ लो कि ये आज के जो हम डंपर यूज़ करते हैं, उस पे आपकी लादी जाती थी, लेके आई थी जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती थी। आजकल आप 1 टेराबाइट की जो होती है, जो आपकी एक यूएसबी स्टिक है, वो आपकी पॉकेट में होती है। तो ये क्या हो रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ज़ाहिर-सी बात है जब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हम उसके लिए जितने भी जो नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, आया हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आया हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है। हमारी जो पहले लैन्स एक लो लेवल ऑफ लैन्स हुआ करती थी, अब हमें हाई स्पीड लैन्स की ज़रूरत है। हमें उसमें चेंज की ज़रूरत है। अब हमें जो जो वैन्स पहले लो लेवल के वैन्स होते थे, अब हमें हाई स्पीड, हाई लेवल के हमारे पास वैन आ गए। हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो जो एक स्ट्रक्चर होता था, वो अब बहुत बढ़ गया है। पहले एक छोटे से एरिया पे मुश्तमिल होता था, अब वो आस्ते-आस्ते बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हमारे जो पहले कंपोनेंट्स जिस तरह के स्ट्रक्चर के होते थे, पहले हम लैपटॉप्स हमारे पास नहीं होते थे। अब हमारा सिस्टम हमारा छोटा होता जा रहा है, उसकी चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। पहले हम 286 से हमारा सिस्टम स्टार्ट होता था, ये एक वर्ज़न नेम होता था, आर्किटेक्चर का नाम होता था। अब हम उसके बाद आस्ता-आस्ता 286, 386, 486, 686, 586 से बाद में हमारे पास पेंटियम 1 आया, फिर पेंटियम 4, 5 तक चला। उसके बाद हमारे पास इंटेल 3 आया। आजकल हम कौन-सा यूज़ कर रहे हैं? हम इंटेल 7 यूज़ कर रहे हैं।
ये क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड्स हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से पहले हम फ्लॉपी ड्राइव यूज करते थे। एक हर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक फ्लॉपी ड्राइव का एक आपकी एक स्लॉट हुआ करती थी, उसके अंदर आप फ्लॉपी ड्राइव डालते थे फॉर एक्सटर्नल डाटा यूसेज के। अब हम क्या करते हैं, हम यूएसबी यूज करते हैं, हम एक्सटर्नल ड्राइव यूज करते हैं। जो यूएसबी है वो आपकी बिल्कुल एक छोटी सी एक वो है। पहले हम वीसीआर, हम वीडियो देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए वीसीआर की टेप यूज करते थे। वो एक बड़ी सी वीसीआर की एक टेप होती थी, वो हम वीसीआर के अंदर डालते थे और फिर हम मूवीज देखते थे। अब हम क्या करते हैं, आस्ते से टाइम गुजरता जा रहा है, अब हम डीवीडीज यूज करते हैं, अब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमें कोई चीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं। पहले हम हर एक जुमेरात को हमारे वीक में हमारे सेक्टर में मूवीज की शॉप में हमारे पास एक एक नई इंग्लिश या इंडियन मूवी आती, हम वहां से वो किराए पे रेंट पे 20 रुपए 15 रुपए रेंट पे हम एक दिन के लिए लेके आते थे और उसको देखते थे और उसको वापस कर देते थे। अब हम करते हैं, हम फिर उसके बाद अब हम अच्छी बात तो ये है कॉपीराइट्स का इशू है कि हमें डीवीडी हमें परचेज करनी चाहिए, हमें सिनेमा में जाके देखनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं उसकी डुप्लीकेट्स, हमारे पास प्रिंट्स मौजूद, हम टोरेंट का यूज करते हैं, हम टोरेंट से अच्छी तरह मूवीज डाउनलोड कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांस्ड आ रहा है, उसमें एडवांसमेंट आपकी यूज हो रही है। अच्छा, अब अगर हम एक अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको आपके सामने एक कम्युनिकेशन मॉडल नजर आ रहा है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन मॉडल जो आंसर है इसमें आपको एक सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें ऊपर वाली डायग्राम में उसकी उसकी बात करूं, एक ब्लॉक डायग्राम है कि जब भी हम दो सिस्टम्स की बात करते हैं, दो सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इट्स मीन कि एक सिस्टम डाटा शेयर करना चाहता है दूसरे सिस्टम के साथ। वो दो सिस्टम्स, दो डिवाइसेस किसी एक जगह पे भी हो सकती हैं, उसके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा या कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम का मेन मकसद ये है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए यूजिंग अ ब्लॉक डायग्राम, जनरल ब्लॉक डायग्राम, कि उसमें हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत होती है एक सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमें अगर कोई एक डाटा शेयर करना चाहता है, अगर वो एक डाटा शेयर करना चाहता है किसी दूसरे सिस्टम के साथ, तो हमारे पास सोर्स होगा। सोर्स एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को जनरेट करता है। डाटा को जनरेट करने का उसका मकसद क्या है कि वो उस डाटा को ट्रांसमिट करना चाहता है। अब डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए उसे कोई एक ऐसी कंपोनेंट की जरूरत है जो इस कैपेबल हो कि वो डाटा को ट्रांसमिट कर सके। तो सबसे पहले इस जनरल ब्लॉक डायग्राम में आपको सबसे लेफ्ट में एक सोर्स नजर आ रहा है। ये सोर्स फॉर एग्जांपल आपका टेलीफोन भी हो सकता है, आपका एक पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है जो डाटा जनरेट कर सकता है। अगर हम अब इसको डाटा को शेयर करने के लिए, इसको डाटा को जनरेट करने के लिए, जैसे आपकी एक फोन है, आपके पॉकेट्स में आपके हाथ में एक फोन है इस वक्त, जो आप एक फोन पे मे बी आप इस फोन एक फोन पे मेरी इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हो या देख रहे हो, या आपके पास पर्सनल टेलीफोन सॉरी कंप्यूटर है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है जिसपे आप इस वक्त एक वीडियो देख रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त डाटा जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डाटा जो से जनरेट कर रहा हूँ, इसको डाटा को इस लेक्चर को मैं सेव करने के बाद मैं यूजिंग नेटवर्क्स, यूजिंग अ सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जब अभी ये चीज जो आप लोगों के पास आप लोग सुन रहे होंगे, तो इसका मतलब ये कि ये डाटा मेरे से जनरेट होने के बाद एक ट्रांसमिशन, एक कम्युनिकेशन मॉडल को यूज करने के बाद आप लोगों के पास पहुंचा। आप लोग कौन हो? आप लोग एक रिसीवर, आप एक डेस्टिनेशन सिस्टम, एक सोर्स सिस्टम है जो मैं हूं और एक डेस्टिनेशन सिस्टम है जो आप। अब अगर मैं अपने फोन की बात करता हूँ, अपने लैपटॉप की बात करता हूँ, तो इस लैपटॉप में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाईफाई सिस्टम यूज करता हूँ, तो इसमें एक वाईफाई स्लॉट है, एक वाईफाई एंटीना है।
इसी तरह आपके सिस्टम में एक वाईफाई एंटीना होगा, आपके मोबाइल में एक वाईफाई एंटीना होगा, जो इस डेटा को रिसीव कर सकता है। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें वाईफाई का एंटीना डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इन दोनों चीजों को यूज करते हुए हम डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। सोर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा जनरेट करती है। ट्रांसमिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा को सोर्स से लेने के बाद जो डाटा जनरेट करता है उसको मुख्तलिफ कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज करते हुए वो डाटा को ट्रांसमिट करता है। अब ये जो ट्रांसमिटर डिपेंड्स, ये डायरेक्ट भी डाटा सेंड कर सकता है और इसको अगर फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इस डाटा को इनकोड भी करता है। इनकोड करने का मतलब ये है कि डाटा को इस हालत में लेके आता है कि मेरे और आपके दरमियान में जो इस ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मॉडल में आप एक ट्रांसमिशन सिस्टम देख रहे हो दरमियान में, वो इस डाटा को रीड ना कर सके। वो सिर्फ ये चेक कर सके कि ये जो डाटा है वो PS4 इवनिंग के साथ शेयर हो रहा है, क्या वाकई इनके साथ शेयर हो रही है किसी और के साथ। ठीक है। तो इस डाटा को इनकोड किया जाता है। ट्रांसमीटर का काम सिर्फ डाटा को इनकोड करने के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में ट्रांसफर कन्वर्ट करने के बाद एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फेंकने का नाम, प्रोपेगेट करने का। फॉर एग्जांपल एक मॉडेम जो सा होता है, वो मॉडेम क्या काम करता है, अगर फॉर इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ ये एनालॉग एक वॉइस स्पीच है, इसको एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ये ट्रांसमिशन सिस्टम में फेंकता है। इसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन एक आपकी एक सिंगल लाइन भी हो सकती है, एक वाईफाई भी हो सकता है। अगर फॉर मैं इस वक्त मेरे इस कमरे में अगर मेरे पास दो स्मार्टफोन्स हो, उनके दरमियान में डाटा शेयर कर रहा हूँ यूजिंग ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ क्या है, वो एक ट्रांसमिशन लाइन। मैं इस वक्त एक पीडीसीएल एक्सचेंज को यूज करते हुए आप लोगों के साथ डाटा एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो पीडीसीएल एक्सचेंज क्या, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स एक ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसको यूज करते हुए मैं आप लोगों के साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ। अब ये ट्रांसमिशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द एरिया, डिपेंड्स ऑन द आप कौन सा सिस्टम यूज करते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन इस वक्त मैं अपना इस डाटा को यूजिंग पीडीसीएल सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों ने वहां पे कोई और सिस्टम लगाया, आपने एयरटेल लगाया हो, आप लोगों ने कोई अपने मोहल्ले की आपने कोई एक डीएसएल केबल को यूज किया हो। ये पीडीसीएल सिस्टम एज अ ट्रांसमिशन सिस्टम आप लोगों की तरफ भी प्रोपेगेट कर देता है। ठीक है। और रिसीवर क्या है, जो यहाँ पे मेरी तरफ ट्रांसमिट है, रिसीवर वही काम करता है जो आपकी तरफ, जो मेरी तरफ ट्रांसमीटर काम कर रहा है। अब अगर डेस्टिनेशन कौन है, आप लोग। अब अगर मैं क्या कहते हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने मैं इस स्लाइड की तरफ फिर बड़ा कर दूं, मैं आप लोगों के सामने ये आपके एक जो सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम नजर आ रहा है, इसमें आपको नीचे एक एग्जांपल भी शो हो रही है। इसमें एक वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन क्या है, आपका एक सिंपल एक पीसी है, एक सिस्टम, एक लैपटॉप, जो मॉडेम को यूज करते हुए पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क एज अ ट्रांसमिशन सिस्टम इस डाटा को विद यूजिंग डिफरेंट लाइंस के अंदर, ये दरम्यान में ये क्लाउड है। क्लाउड जब भी है आप समझ लो कि ये एक सिस्टम, एक नेटवर्क है जिसको यूज करते हुए हम डाटा को सेंड कर रहे हैं किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। और अगेन आपकी तरफ एक मॉडेम यूज हो रहा है, एक रिसीवर यूज हो रहा है जो इस डाटा को कैप्चर कर रहा है। वो एक सर्वर भी हो सकता है, आप लोग एक सर्वर भी हो सकते हो, आप लोग एक सिंगल एक वर्क स्टेशन भी हो सकते हो, आप एक पर्सनल लैपटॉप भी हो सकते हो, आप एक स्मार्टफोन भी हो सकते हो, इट डजंट मैटर। दोनों सूरत में एग्जांपल यही है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऊपर वाले ब्लॉक डायग्राम की बात करता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सोर्स ही डाटा को सेंड कर सकता है और राइट साइड पे
डेस्टिनेशन का रिसीवर ही डाटा सिर्फ रिसीव कर सकता है। मेरा जोर है रिसीव कर सकता है सिर्फ। इट्स मीन कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो, दोनों सेंड और रिसीव कर सके, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट साइड पे सोर्स के तरफ ट्रांसमीटर के साथ मैं एक रिसीवर भी लगा दूंगा। एक और ब्लॉक डायग्राम का यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉरी ये स्पॉटलाइट यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक डायग्राम ऐड कर देता हूँ। इसका नाम है रिसीवर, क्योंकि ये रिसीव भी करना चाहता है। इसी तरह राइट साइड पे इस डेस्टिनेशन के रिसीवर के साथ मैं यहाँ पे एक ट्रांसमीटर ऐड कर देता हूँ कि ये ट्रांसमिट भी कर सके। तो इसकी बात करते हैं, अगर मैं पूछता हूँ कि यार ये डिवाइस को हम क्या कहेंगे जिसमें ट्रांसमिट का काम भी होगा और रिसीव करने का भी काम होगा, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं दोनों को मर्ज करते हुए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसीवर। ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर से कंबाइन करके निकला है ट्रांसीवर। तो दोनों तरफ ट्रांसीवर का एडिशन करते हुए हम इस कम्युनिकेशन मॉडल को, इस ब्लॉक डायग्राम को एज अ टू वे कम्युनिकेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आसान। इस कम्युनिकेशन मॉडल में अगर हम ट्रांसीवर का एडिशन करते हैं तो इसको हम वन वे से हम टू वे कम्युनिकेशन मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अभी तक हमें ये चीज पता चल गई कि हम कम्युनिकेशन किन किन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने देख लिया हमारे पास सोर्स होना चाहिए, हमारे पास क्या कहते हैं रिसीवर होना चाहिए, ट्रांसमिशन सिस्टम यूज होना चाहिए, तो हमारे पास अगली बात ये आती है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डाटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने कुछ कम्युनिकेशन टास्क हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, इनकी कम्युनिकेशन टास्क को ही यूज करते हुए हम कभी भी हम दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स के दरमियान में डाटा शेयर कर सकते हैं। अब ये तकरीबन कोई 13 आपकी की कम्युनिकेशन टास्क है, जिसको आपको एक सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन से लेकर फिर इंटरफेसिंग, सिग्नल जनरेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एक्सचेंज मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एड्रेसिंग, राउटिंग, रिकवरी, मैसेज फॉर्मेटिंग, सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट। आपने इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। ठीक है, मैं इन की कम्युनिकेशन टास्क को एक सीक्वेंस में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन की बात। अच्छा, ये ऐसे टास्क है ना जिनको आप लोग नाम से ही पढ़ोगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यार बेसिकली इसमें होता क्या है। लेकिन आप लोगों ने जब आप उसको पेपर कर रहे हो तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं करना, इस तरह नहीं लिखना कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें टास्क है फ्लो कंट्रोल, तो आप लोग ये नहीं लिखोगे कि फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि फ्लो, डाटा का फ्लो का कंट्रोल ना। हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करनी है कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। मेरा ये कहने का मतलब था कि आप पता चल कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेसिकली इस पॉइंट में होगा क्या।
अगर हम ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो आपको मैंने एक ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की है, हम उसकी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? उस सिस्टम की यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह बेसिकली यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 5 बंदे हैं, 5 बंदों के दरमियान में हमने खाना खिलाना है। खाना जब हमने खिलाना है तो खाना इस तरह खिलाना है कि पाँचों के पाँचों बंदे इक्वली बेसिस पे खाना खाएँ और हमारे पास बिरयानी है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक प्लेट में equal amount of biryani will be divided between these 5 systems. तो अच्छा, ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया कि हम इस तरह की कौन सी टेक्निक्स यूज़ करें कि हम अमंग ऑफ अगर हम एक नेटवर्क की बात करते हैं, अगर हम सिस्टम्स की बात करते हैं, तो उसके दरमियान में हम ट्रांसमिशन सिस्टम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं इक्वली बेसिस पे, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम ज़ाहिर सी बात है, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम बैंडविड्थ की बात करते हैं, हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। बैंडविड्थ को किस तरह डिवाइड किया जा सकता है बिटवीन डिफरेंट यूजर्स। अब जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है कि हम किस तरह एफिशिएंट हाउ कैन वी विल efficient use of transmission facilities that are typically shared among a number of communicating devices। क्या हम ये जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज हैं, इनको हम कैसे शेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के। अब इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन है वो है मल्टीप्लेक्सिंग। इसका पूरा एक चैप्टर है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे अपने फ्यूचर लेक्चर्स के दरमियान। मल्टीप्लेक्सिंग निकला है मैनी टू वन। इसके लिए हम मुख्तलिफ मक्स सिस्टम यूज करते हैं, कंपोनेंट यूज करते हैं। वो कंपोनेंट्स और वो इस तरह होता है, मे बी आप लोगों ने इसका नाम शायद आईटीसी में या डीएलडी में आप लोगों ने इस मक्स का नाम सुना हो कि मक्स में हम करते हैं बेसिकली हम डाटा को यूटिलाइज करते हैं। और डाटा को कैसे यूटिलाइज किया जाता है कि हम मुख्तलिफ सिस्टम की डाटा को इक्वल अमाउंट पे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं इन डिफरेंट मार्क्स, और फिर इनको मर्ज किया जाता है। हर एक सिस्टम की बात को सुना जाता है। बात को सुनने का मतलब ये है कि उसको इक्वली अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, उसको डाटा को उस मर्जर बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये एक मर्जर है। ये एक मर्जर है जिसमें हम डाटा को फेंकते हैं, और ये मर्जर क्या करता है, उन तमाम डाटा को मर्ज करते हुए आगे एज अ ट्रांसमिशन सिस्टम आगे फॉरवर्ड करता है तो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। अब इसमें एक तो ये है कि हमने मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मुख्तलिफ सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो मुख्तलिफ सिस्टम्स जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे जैमिंग क्रिएट हो। जैसे हम ये रोज डेली लाइफ में हम किसी एक रोड पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ट्रैफिक किस तरह जाम होता है कि वो एक ही रूट से मुख्तलिफ गाड़ियाँ, मुख्तलिफ डिवाइसेस वो उसी एक रूट से जाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैंसल कैसे हैंडल कर सकते हैं इन नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स में इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस टर्म को क्या कहते हैं, जब ये जैमिंग क्रिएट होती है इन नेटवर्किंग, इसको हम कहते हैं कंजेशन, ठीक है। कंजेशन बेसिकली क्या है, कंजेशन मीन्स आपकी जैमिंग जैमिंग क्रिएट हो जाना। मे बी अभी आप चौथे सेमेस्टर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज़ पढ़ोगे कि हम जब भी किसी हार्ड ड्राइव या किसी भी विंडोज़ में जब मुख्तलिफ एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम किसी एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, या अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक ही दरवाज़ा यूज़ करते हैं, एक ही दरवाजे से हम 5-6 बंदे एक ही टाइम पे उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जैमिंग क्रिएट हो जाएगी। तो हम ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन में डिफरेंट कंजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं
जिनकी बेसिस पे अगर हमें ज़रूरत है, अगर नहीं है तो कोई, अगर फर्ज़ करो 2 सिस्टम के दरमियान में डाटा शेयर हो रहा है तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है हमें कंजेशन कंट्रोल की टेक्निक्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मुख्तलिफ डिवाइसेज़ हैं, काफ़ी डिवाइसेज़ हैं जो एट अ टाइम डाटा को शेयर करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे कंजेशन क्रिएट होगी। हमने उसको कैसे हैंडल करना है? दैट इज़ द टास्क ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइज़ेशन। सिस्टम यूटिलाइज़ेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क आता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग का मतलब ये है कि देखना। तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक डाटा जनरेट करने से पहले हमें सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। किस लिए? टू कम्युनिकेट। To communicate, a device must interface with the transmission system or the destination system. जब सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो इट्स मीन कि उनके दरमियान में एक इंटरफेस क्रिएट होता है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन के बाद इंटरफेसिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेजर टास्क आता है दैट इज कॉल्ड सिग्नल जनरेशन। एक दफा जब इंटरफेस आपका एस्टेब्लिश हो जाता है तो नेक्स्ट काम होता है सिग्नल जनरेशन का। सिग्नल जनरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब जब सिग्नल जनरेशन की बात करते हैं तो हम दो फैक्टर्स को खास तौर पे ख्याल रखते हैं। ठीक है, अगर हम सोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे चीज़ें ज़रा गौर से सुनना। जब हम सिग्नल जनरेशन की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखते हैं कि क्या सोर्स इस कैपेबल है कि उस डाटा को ट्रांसमिशन सिस्टम के दरमियान में से गुजार सके, और क्या वो रिसीवर भी इस काबिल है कि वो ट्रांसमिशन सिस्टम से जो डाटा उसके पास आएगा वो इस काबिल है कि उस डाटा को एक्सेप्ट कर सके। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर क्लास की बात करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल फिजिकली आप लोगों के साथ सेशन एक आप मेरा आपको हो रहा हो, अगर आप तमाम लोग शोर कर रहे हो और मैं लेक्चर डिलीवर करना चाह रहा हूँ, तो क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पाओगे? नहीं। तो मुझे उस नॉइज़ को का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हुए मुझे अपना सिग्नल इस लेवल पे प्रोपेगेट करना पड़ेगा कि वो नॉइज़ को भी इग्नोर कर सके और फिर जाके आपको आवाज़ आए। ठीक है? मैं कोशिश करूँगा पहले कि उस नॉइज़ को कम कर सकूँ। अगर वो नॉइज़ कम नहीं होती तो मैं एक ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा, मैं अपनी आवाज़ की पिच को ऊँचा करूँगा। अगर आवाज़ की पिच ऊँची नहीं होती तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे कंपोनेंट्स मैं स्पीकर यूज़ कर लूँगा, मैं माइक यूज़ कर लूँगा कि वो सिग्नल आप लोगों के पास कम्युनिकेट हो सके। जब हम सिग्नल जनरेशन के टास्क को हैंडल करने की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क आता है दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइज़ेशन। सिंक्रोनाइज़ेशन निकला है सिंक से। सिंक्रोनाइज़ेशन का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस दरमियान में कम्युनिकेट कर रहे हों तो लाजमी है कि दोनों डिवाइसेस या दोनों से ज़्यादा डिवाइसेस एक्टिव भी हों। सिंक्रोनाइज़ेशन में हम कहते हैं कि दोनों की क्लॉकिंग अच्छी हो। जब सोर्स एक सिग्नल सेंड करता है तो रिसीवर को पता होना चाहिए कि सिग्नल आ रहा है कहाँ से, सोर्स की तरफ से। कब आएगा ये भी पता होना चाहिए और कब एंड होगा ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज क्या है सिंक्रोनाइजेशन में? सोर्स का सिग्नल का ट्रांसमिट होना पता होना चाहिए किसको? रिसीवर को। रिसीवर फिर ही जाके आप लोगों के साथ मतलब रिसीवर को जब ये सोर्स और रिसीवर के दरमियान में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं कब डाटा सेंड करूंगा और ये कब एंड होगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो टास्क आता है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज मैनेजमेंट। एक्सचेंज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि डाटा आर टू बी एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and the two parties must cooperate.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ टेलीफोन, दो दो बंदे जो से हैं, दो पार्टीज जो से वो टेलीफोन के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ टेलीफोन के जरिए कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले रिसीवर उठाऊंगा, मैं हैंडसेट उठाऊंगा, हैंडसेट उठाने के बाद मैं नंबर डायल करूंगा। नंबर डायल करने के बाद एक टोन जाएगी, उस टोन से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को रिंग जा रही है, और रिंग उस तक जा रही होगी जब तक आप उस फोन को रिसीव नहीं करते। आप अपने स्मार्टफोन के रिसीव के बटन को टच नहीं करते। तो ऐसे में जब तक टच नहीं करते हो मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम सिंक्रोनाइजेशन में भी देख लेते हैं। अगर आप उसको रिसीव करते हो तो इट्स मीन की एक सिंक्रोनाइजेशन हो गई। अगर रिसीव नहीं करते तो इट्स मीन का आपको पता ही नहीं कि मेरा आपको कॉल आ रही है। तो एक्सचेंज मैनेजमेंट भी इसी तरह ही है कि उसमें हम एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे टेलीफोन की दी है कि एक बंदा नंबर डायल करेगा, जो नंबर डायल करने के बाद उसकी सिग्नल जनरेट होंगे, ये सिग्नल जनरेट, इसके रिजल्ट में आपको रिंगिंग आएगी, और जो आप लोग होंगे जब तक इस रिसीवर को लिफ्ट नहीं करते, उसको उठाते नहीं हो और इसको रिसीव नहीं करते हो, आपको और मेरे दरमियान में एक एक्सचेंज मैनेजमेंट का टास्क इनेबल नहीं हो। नेक्स्ट उसका पर जो टास्क है वो है कहलाता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन और करेक्शन से पहले मैं नेक्स्ट टास्क इसके बाद जो है वो है फ्लो कंट्रोल, उसको पहले डिस्कस करता हूँ। अब फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल मतलब फ्लो कंट्रोल किस चीज का? डाटा का। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू श्योर दैट द सोर्स डज नॉट ओवरवेलम द डेस्टिनेशन by sending the data faster than can be processed and absorbed। मतलब अगर फॉर आप डेस्टिनेशन हो और मैं सोर्स हूँ, आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर दो सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि एक तरफ i3 है और एक तरफ i7 है तो इनके दरमियान में एक अच्छा फ्लो कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं, मेन चीज है कि आप एक i3 उसी रफ्तार से, मतलब अगर फॉर वो जिस रफ्तार से डेटा सेंड कर रहा है, आया वो अगला जो पीसी है i5 है या कोई भी, अगर फॉर i5 i3 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये मैं आप लोग के साथ डेटा शेयर करना चाहता हूँ, मैं अच्छा एक फ्लो कंट्रोल उसको समझा जाता है कि ओवरवेलम का मतलब ये कि मैं आपकी स्पीड को क्रॉस ना कर दूं। मैं जिस स्पीड पे आपको डेटा सेंड कर रहा हूँ आप एक एक करके उसको रिसीव कर रहे हो। रिसीव करने के बाद मेन फैक्टर इज एक्नॉलेजमेंट। आप मुझे एक्नॉलेज कर रहे हो, हाँ सर हमने ये डेटा रिसीव कर रहा है, रिसीव कर लिया है, अब हम रेडी हैं नेक्स्ट डेटा के लिए। तो क्या होगा, आप लोग नेक्स्ट डेटा के लिए रेडी हो। अब जब नेक्स्ट डेटा के लिए रेडी हो गए तो क्या होगा, आप मुझे एक्नॉलेज करोगे। जब मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि हाँ ये बंदा जो रिसीवर है वो रेडी है, तो मैं अब नेक्स्ट डेटा सेंड कर सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं अब स्पीड से ओवरफ्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो एरर करेक्शन क्या है, इसको मैं अभी जूम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इसको तो इस मीटिंग को एंड करता हूँ और मैं दोबारा से नई वीडियो में, यानी इसका पार्ट जो बी होगा उसमें आपको मैं डिस्कस करूंगा कि बेसिकली एरर डिटेक्शन और करेक्शन होता क्या है।